नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चिन्ह है अल्प विराम। इसको देखते हैं, अल्प विराम का क्या प्रयोग होता है। यदि वाक्य के बीच में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तो, भी, मगर, इसलिए, अतः, क्योंकि, जिससे, वरन, बल्कि, तथापि आदि अवयव आते हैं तो उनके पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलो मगर धीरे से, यहाँ पे बोलो मगर है, ये अवयव है, इससे पहले अल्प विराम का प्रयोग किया गया। वैसे ही वह आया लेकिन चला गया। दूसरा प्रयोग होता है, इसका मतलब यदि एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश बार बार आए तो उनके बीच मतलब प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। जैसे राम, श्याम, मोहन और सोहन दोस्त हैं, तो यहाँ पे श्याम, राम, श्याम के बीच में अल्प विराम है। और दो वाक्यांश, यहाँ पे वाक्यांश है, वह आता है, मतलब वह यहाँ आता है, पढ़ता है और चला जाता है, तो वह यहाँ आता है, इसके बाद यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, पढ़ता है और चला जाता है। इसके बाद और देखते हैं आगे अल्प विराम के कुछ मतलब प्रयोग के नोट्स हैं। यदि वाक्य में यह, उसे, तब, अब, या, तो आदि लुप्त हो जाए तो उसकी जगह पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम उसे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसे का लोप हो गया, यानी उसे को हटा दिया गया है, उसकी जगह पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया। वैसे ही कब वह गया कह नहीं सकता, यहाँ पर अल्प विराम लगा है, यहाँ पे यह होता है। यदि वाक्य का आरंभ हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, अच्छी आदि से होता है तो हम उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। नहीं, यह तो गलत है, तो यहाँ पे नहीं के बाद यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे मित्र तुम कहाँ गए थे, यहाँ पे अरे मित्र के बाद यहाँ पे प्रयोग किया गया है अल्प विराम का। आगे देखते हैं, यदि शब्द को 2-3 बार दोहराना हो, यदि शब्द को 2-3 बार रिपीट करना हो तो आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। अगला है तिथि में इसका प्रयोग होता है। जब मतलब कोई डेट हम लिखते हैं, कोई तिथि लिखते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, यहाँ पे कॉमा यूज हुआ है, मतलब अल्प विराम। पत्र में संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है, मतलब जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें प्रिय सुरेश या फिर कुछ भी ऊपर लिखते हैं टाइटल में, तो उसके नीचे हम जो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आगे है किसी की उक्ति से पहले की के स्थान पर। जैसे सोहन ने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पे हम की के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे सोहन ने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करेंगे। नाम, औहद और पता में, जैसे कि वह, यहाँ पे फिर अल्प विराम लगाएंगे। कंकड़ाबाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर पटना, फिर अल्प विराम लगाएंगे, फिर बिहार का रहने वाला है। तो ये अल्प विराम का प्रयोग आपको क्लियर हो गया होगा। इसको ध्यान से एक बार और रिपीट करके देख लें। अगला है अर्ध विराम चिन्ह। अल्प विराम से अधिक और पूर्व विराम से कम ठहराव के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो इन मतलब किस तरह के वाक्यों में किया जाता है उसके मैं पॉइंट्स लिखा हूँ। जहाँ मुख्य वाक्य और समानाधिकरण का संबंध बहुत अधिक न हो, ऐसे वाक्यों के बीच संबंध न होते हुए भी कुछ न कुछ संबंध अवश्य रहता है, तो इन वाक्यों में हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, नदी के किनारे टहल रहा था, अल्प विराम यहाँ पे लगा, सॉरी अर्धविराम लगाया। उसके बाद मंद मंद हवा बह रही थी, फिर यहाँ पे अर्धविराम लगाया। हम लोग बातों में मशगूल थे कि सहसा एक चीख सुनाई पड़ी। तो ऐसे वाक्यों में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। आगे के और भी 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि मुख्य वाक्य के परिणाम की व्याख्या अन्य वाक्यों से करनी हो तब किसका अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े ऑफिसर के आते ही ऑफिस का परिदृश्य बदल गया, यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बिल्कुल शांति छा गई, फिर यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। लोगों की जबान बंद हो गई, फिर यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, जब वाक्य और उपवाक्यों में बहुत अधिक संबद्धता न हो, जैसे अब क्या करूं, फिर अर्धविराम, वह टूटकर चला गया। अब क्या करूं, वह टूटकर चला गया, यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद किसे समझाऊं, फिर यहाँ पे क्या है, अल्प विराम है। उसके बाद वह मानने वाला नहीं, सिर्फ अपने मन की करता है, फिर यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग, इसका अर्थ होता है मतलब पूरी तरह से रुकना या फिर पूरी तरह से ठहराव। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में, मतलब जब कोई वाक्य समाप्त होता है तब किया जाता है। एग्जांपल में वो पढ़ रहा है, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। राधा गाएगी, उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। सचिन का प्रवेश, ये भी मतलब एक वाक्य है जो समाप्त हो रहा है तो इसमें भी पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। अगला है उपविराम। इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः पुस्तकों, किसी पुस्तक के नाम के आगे इसका मेंशन किया जाता है या फिर किसी निबंध का शीर्षक के रूप में। जैसे कश्मीर ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, यहाँ पे उपविराम का प्रयोग हुआ है। ये एक पुस्तक का नाम है
विज्ञान, अभिशाप या वरदान, ये एक निबंध का शीर्षक है। यहाँ पर भी उपविराम का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या फिर किसी जिज्ञासा या फिर संदेह की स्थिति में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है क्या, आप पढ़ते हो, यहाँ पे ये प्रश्न के रूप में है। अगला है गीता अच्छी लड़की है ना, तो यहाँ पे संदेह का बोध हो रहा है। और एक नोट में डालें, वह क्या पढ़ता है मैं नहीं जानता। जिस वाक्य में प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और उसका उत्तर भी मतलब उसमें मौजूद हो, तो उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर वह क्या पढ़ता है, ये प्रश्न है, मैं नहीं जानता, ये उत्तर है। तो ये दोनों एक ही वाक्य में, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक। इसका प्रयोग कब होता है, हर्ष, विषाद, घृणा, करुणा, आश्चर्य, भय, शोक आदि तीव्र भावों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह अच्छा किया, वाह अच्छा किया, यहाँ पे खुशी का मतलब हर्ष का बोध हो रहा है। आह वो मर गया, यहाँ पे शोक का बोध हो रहा है। छी छी ऐसा नीच काम, यहाँ पे घृणा का बोध हो रहा है। और दूसरा इसका प्रयोग होता है देवी देवता ईश्वर आदि के संबोधन, मतलब जब किसी देवी या फिर देवता का संबोधन किया जाता है, नाम लिया जाता है, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हे ईश्वर उसका कल्याण करो, तो यहाँ पे कल्याण करो है, तो यहाँ पे हे ईश्वर यहाँ पे प्रयोग हुआ है। उसके बाद देवी मुझे शक्ति दो, तो देवी मुझे शक्ति दो, देवी के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अगला देखते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का तीसरा प्रयोग होता है अपने से छोटे के प्रति शुभकामना या फिर सद्भाव को व्यक्त करने के लिए। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मुबारक हो, यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चिरंजीवी भव, यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अगला चिन्ह देखते हैं। अगला है संयोजक चिन्ह। जब दो शब्दों को जोड़ने का, इसका मतलब संयोजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि माता पिता, राजा रानी, सीता राम, राधा कृष्ण, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अगला चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी जिसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। जब किसी लेखक या पुस्तक की उक्ति को ज्यों का त्यों उद्धृत किया करना हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुम्हें देवता नहीं मानव देखना चाहती हूँ, ये महादेवी वर्मा का एक मतलब पुस्तक से लिया गया उक्ति है, तो इसमें यहाँ पे प्रयोग किया गया है उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा का। अगला इसका प्रयोग देखते हैं। उद्धरण चिन्ह का दूसरा प्रयोग होता है किसी महत्वपूर्ण सूक्ति या फिर किसी महान व्यक्ति के कथन में। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर अगला है पुस्तक का नाम किसी व्यक्ति का उपनाम या फिर गद्य पद के किसी शीर्षक में। जैसे रामचरितमानस, ये क्या है, एक पुस्तक का नाम है, तो इसको उद्धरण चिन्ह लगाया गया इसमें। उसके बाद धार्मिक पुस्तक ही नहीं, एक महाकाव्य भी है। दिनकर राष्ट्र कवि थे, दिनकर एक क्या है, कवि का नाम है, तो यहाँ पर इसको भी मतलब उद्धरण चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला है पंच परमेश्वर कहानी को संक्षिप्त में लिखें, तो पंच परमेश्वर एक मतलब पद का नाम, गद्य का नाम है, तो इसको भी उद्धरण चिन्ह में प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य में प्रयुक्त पद या फिर संपूर्ण वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। जैसे रावण दुराचारी के कारण लंका का सर्वनाश हो गया, मैं मांस नहीं खाता, फिर निषेधात्मक वाक्य है, तो इसको कोष्ठक में रखा गया है और इसको कोष्ठक में रखा गया है। दूसरा प्रयोग होता है नाटकीय संवादों में, जैसे कि सिपाही डंडा पटकते हुए, क्या तुमने चोरी नहीं की, चोर हाथ जोड़कर, नहीं माई बाप मैंने चोरी नहीं की। अगला इसका प्रयोग देते हैं। कोष्ठक चिन्ह का अगला प्रयोग होता है क्रम संख्या को घेरने में। जैसे वर्ण के दो भेद हैं, क स्वर और ख व्यंजन, तो इसके अगला वाला जो मतलब चिन्ह है उसको देख लेते हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है। जैसे राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। दूसरा प्रयोग होता है लेखक, पुस्तक और उद्धरण के नाम के पहले। जैसे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, कबीरदास ने ये मतलब वाक्यांश लिखा है। अगला प्रयोग है किसी वाक्य के बीच जब कोई स्वतंत्र वाक्यांश आ जाए तब उनके या फिर उसके दोनों ओर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह घड़ी, फिर निर्देशक चिन्ह लगाया, उसके बाद जहां तक मेरा अनुमान है, फिर निर्देशक चिन्ह, उसके बाद 4 साल पुरानी होगी। अगला इसका प्रयोग देखते हैं। निर्देशक चिन्ह का अगला चौथा प्रयोग है किसी संवाद में वक्ता के कथन के पहले, मतलब कोई संवाद यानी कोई बात कही जा रही हो तो उसमें वक्ता जो कुछ कहता है उसके पहले। जैसे डॉक्टर तुम्हें क्या हुआ है, तो यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला चिन्ह है लोक चिन्ह। इसका पहला प्रयोग होता है यदि वाक्य के अंतर्गत किसी अवांछित शब्द या शब्दों को छोड़कर लिखना हो। जैसे कि महेश ने सुरेश को, उसके बाद ये लोक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कहकर गाली दी। अगला इसका प्रयोग देखते हैं। लोक चिन्ह का दूसरा प्रयोग होता है किसी रिक्त स्थान में। जैसे रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन पर उनमें मतलब लोक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भारत की राजधानी, यहाँ पे लोक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। गद्य या पद की कोई पंक्ति छोड़ दी गई हो, वहां पे लोक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे ये लोक चिन्ह हो गए। उसके बाद ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए,
अगला चिन्ह देखते हैं। अगला चिन्ह है लाघव चिन्ह। इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि राम कुमार प्रसाद, तो इसको राम कुमार प्रसाद ऐसे भी लिख सकते हैं। डॉक्टर सिंह, तो डॉक्टर सिंह ऐसे भी लिखा जा सकता है। हस्ताक्षर ऐसे भी लिखा जा सकता है। संक्षिप्त में जिला ऐसे लिखा जा सकता है। तिथि ऐसे लिखा जा सकता है। माध्यमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश, इसको माध्यमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला चिन्ह देखते हैं। अगला चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग जब मतलब कोई शब्द या फिर शब्द जो भी मतलब बहुत सारे शब्द या फिर एक शब्द कई बार जब रिपीट होने लगते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीमती शीला उरांव रांची, ये मतलब कोई श्रीमती शीला उरांव है रांची से। फिर श्रीमती, इनके नाम में भी मतलब श्रीमती लगा है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति का प्रयोग किया गया है। रांची से है लेकिन इनका नाम अलग है, इसलिए सिर्फ नाम को बदल दिया गया है, बाकी सब सेम है, इसलिए उसको पुनरुक्ति चिन्ह द्वारा व्यक्त किया गया है। अगला होता है त्रुटि चिन्ह। जब मतलब कोई सेंटेंस या लिखते समय हमारे मतलब उसमें कोई सेंटेंस लिखते समय उसमें कोई वर्ड छूट जाए, कोई शब्द छूट जाए, तो उसको मतलब शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है त्रुटि चिन्ह का। मैं दूध रोटी खाना पसंद करता हूँ, यहाँ पे खाना छूट गया है, तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिख सकते हैं। अगला चिन्ह देखते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह। इसका मतलब प्रयोग किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में, फिर किसी वस्तु के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, सुविस्तार वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके पास आणविक हथियार हैं, जैसे यहाँ पर ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, रूस, अमेरिका, भारत आदि। तो विराम चिन्ह का हमने पूरा अध्ययन कर लिया है, उसका प्रयोग और उनके बारे में भी जान लिया है। आने वाली इस वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize.